रात के बाद सुबह गांव के चौक में भारी भीड़ जमा थी। गांव के कुएं का पानी अचानक लाल हो गया था और लोग डरकर आपस में बात कर रहे थे। यह कोई साधारण घटना नहीं है। हमारे गांव में कोई अशुभ साया घूम रहा है। जब से राधा अकेली इस गांव में रहने लगी है, तब से ऐसी अजीब घटनाएं बढ़ गई हैं। आज पंचायत के सामने इसका फैसला होकर रहेगा। मुखिया जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं तो सुबह से अपनी झोपड़ी में ही थी। गरीब और अनाथ होना क्या इतना बड़ा अपराध है कि हर मुसीबत का दोष मुझ पे ही डाल दिया जाए। अगर मेरा कोई अपना होता तो शायद आज कोई मेरी बात भी सुनता। मुखिया जी, पानी लाल हुआ है तो पहले ये देख लो कि कहीं किसी ने चुकंदर तो नहीं धो दिए। मैं तो कल से सोच रहा हूँ कि कुआं भी अब शरबत बनाने लगा है। लेकिन सच कहूँ तो राधा जैसी लड़की से डर कम और आपकी लाठी से ज्यादा डर लगता है। नहीं नहीं, यह सब राधा की वजह से ही हो रहा है। पहले खेत सूखे, फिर रात में अजीब रोशनी दिखी और अब कुएं का पानी लाल हो गया। ऐसी लड़की को गांव में रखना हम सबके लिए खतरा बन सकता है। बिना सबूत किसी बच्ची पर इतना बड़ा आरोप लगाना पाप है। राधा ने अपनी माँ बाप के जाने के बाद भी कभी किसी से बुरा व्यवहार नहीं किया। तुम लोग डर में आकर सच और झूठ का फर्क भूल रहे हो। गोपी, तुम्हारी दया गांव की सुरक्षा से बड़ी नहीं हो सकती। जब तक इस नीला पानी और रात की रोशनी का रहस्य साफ नहीं होगा, राधा गांव के बीच नहीं रह सकती। उसे जंगल के किनारे वाली अपनी झोपड़ी से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। लेकिन एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और तब सबको पता चलेगा कि मैं मनहूस नहीं हूँ। मेरी माँ कहा करती थी कि सच को देर तक छुपाया नहीं जा सकता, हमेशा के लिए तो कभी नहीं। राधा रोते हुए गांव के चौक से निकल गई। कालू चुपके से उसके पीछे गया, लेकिन रास्ते में अपनी ही धोती में उलझकर गिर पड़ा। अब मेरी किस्मत भी राधा से कम अनाथ नहीं है। हर मोड़ पर मुझे ही पटक देती है। राधा बहन, तुम चिंता मत करो, मैं दूर से ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। पास आया तो जंगल के कीड़े मुझे ही नाश्ता समझ लेंगे। कालू भैया, आप डरते बहुत है, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं। मुझे आपकी मदद नहीं, बस इतना भरोसा चाहिए कि कोई तो मुझे गलत नहीं समझता। आज पूरे गांव में गोपी काका और आप ही मेरे अपने जैसे लगे। शाम होते होते राधा अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी थी। बाहर जंगल से हल्की चमक दिखाई दी, जैसे कोई लाल रोशनी पेड़ों के बीच छुपी हो। ये कैसी रोशनी है? ऐसी चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या ये वही रहस्य है जिसके कारण गांव वाले मुझे दोष दे रहे हैं? अगर मैं सच जान गई तो शायद अपना नाम साफ कर सकूंगी। राधा डरते हुए जंगल की तरफ बढ़ी। कुछ दूर जाकर उसे पुराने बरगद के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे दिखाई दिए। रुक जाओ बेटी, रात के समय जंगल में भटकना आसान नहीं है। तुम सच की खोज में आई हो, लेकिन सच हमेशा फूलों की तरह नहीं मिलता। कई बार सच कांटों के बीच छुपा होता है। पापा, आप कौन हैं? और आपको कैसे पता कि मैं सच ढूंढ रही हूँ? गांव वाले मुझे तो मनहूस कहते हैं, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं है। अगर आप कुछ जानते हो तो मेरी मदद कीजिए बाबा। तुम्हारा दुख आज का नहीं, बहुत पुराने धोखे से जुड़ा है। तुम्हारी माँ ने जो सच्चाई छुपाई थी वह अब जागने लगी है। यह लाल मणि तुम्हें तुम्हारे अतीत तक ले जाएगी। भैरव बाबा ने अपनी झोली से चमकती हुई लाल मणि निकाली और वो मणि राधा को दे दी। ये मणि मेरे हाथ में आते ही इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे पहचानती हो।
बाबा, मेरी माँ का इस मणि के साथ क्या संबंध था? तुम्हारी माँ साधारण स्त्री नहीं थी, वह उस विरासत की रक्षक थी जिसे लालचियों ने छीनना चाहा। गांव का हर दोष तुम्हारे भाग्य पर नहीं, किसी के छुपे पाप पर टिका है। अरे बाप रे, डायरी भी मिलेगी और पाप भी खुलेगा, पर पहले मुझे कोई झाड़ी से बाहर निकाले। मैं रक्षा करने आया था, लेकिन ये कांटेदार पौधा मुझे ही बंदी बना बैठा। बाबा जी, अगर आप सच में मायावी हैं तो मेरी धोती बचा लीजिए। डरपोक आदमी भी कभी कभी बड़े काम कर जाता है। कालू, तुम हंसी में बात करते हो, लेकिन तुम्हारी आंखें सच पहचान सकती हैं। राधा का साथ मत छोड़ना, क्योंकि आने वाले समय में उसे अपनेपन की जरूरत पड़ेगी। बाबा, इतने दिनों बाद किसी ने मुझे मनहूस नहीं कहा। आपकी बातों से लगता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ छुपा कर छोड़ा है। मैं वादा करती हूँ, चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, मैं सच्चाई जरूर खोजूंगी। तो आज रात अपनी झोपड़ी लौटो और मिट्टी के चूल्हे के पीछे देखना, वहाँ तुम्हें पहला संकेत मिलेगा। लेकिन सावधान रहना, जिस आदमी ने तुम्हारी माँ से धोखा किया था, वह आज भी गांव में सम्मान की चादर ओढ़ कर बैठा है। इतना कहते ही बरगद के पास धुआं सा उठा और भैरव बाबा अचानक गायब हो गए। उसी पल दूर मुखिया घर की खिड़की में लाल चमक दिखाई दी। बाबा गायब कैसे हो गए? और वही लाल रोशनी मुखिया के घर से क्यों आ रही है? क्या गांव का आरोप मेरे खिलाफ नहीं, किसी बड़े राज को छुपाने के लिए था? मुझे अभी अपनी झोपड़ी में जाकर माँ का पहला संकेत ढूंढना ही होगा। राधा बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर संकेत चूल्हे के पीछे हैं तो पहले देख लेना वहाँ सांप तो नहीं है। रात गहरी हो चुकी थी। राधा और कालू जल्दी जल्दी झोपड़ी पहुँचे और भैरव बाबा की बात याद करते हुए मिट्टी के चूल्हे के पीछे देखने लगे। बाबा ने बिना वजह ये जगह नहीं बताई होगी, जरूर यहाँ कोई बड़ा रहस्य छुपा है। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सही समय आने पर कुछ सच अपने आप सामने आ जाते हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आधी रात को खजाना खोज रहा हूँ। अगर यहाँ से कोई सांप निकला तो मैं सबसे पहले गांव पहुँच जाऊंगा। बाद में तुम लोग आराम से रहस्य सुलझाते रहना। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखाई दिया। बक्सा काफी पुराना था, लेकिन उस पर एक लाल निशान बना हुआ था। ये वही निशान है जो उस लाल मणि पर बना हुआ था। इसका मतलब माँ का इस रहस्य से सचमुच कोई संबंध था। अब मुझे डर नहीं, बल्कि सच जानने की जल्दी हो रही है। मुझे तो ये बक्सा देखकर लग रहा है कि इसके अंदर या तो खजाना होगा या फिर नई मुसीबत। हमारी किस्मत देखकर दूसरा वाला ही ज्यादा सही लगता है। फिर भी खोल कर देख लेते हैं। राधा ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी और पीतल की छोटी सी चाबी रखी हुई थी। ये मेरी माँ की लिखावट है। मैं इससे पहचानती हूँ। उन्होंने मेरे लिए कुछ लिख कर छोड़ा था और मुझे कभी पता ही नहीं चला। शायद इस डायरी में मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपा है। मेरी प्यारी राधा, अगर तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो समझ लो कि सच सामने आने वाला है। हमारे परिवार की विरासत को लालचियों ने छीनने की कोशिश की थी और मैंने उसे बचाने के लिए इस रहस्य को छुपा दिया था। अरे वाह, तुम्हारी माँ तो पहेलियों में बात करती थी। सीधे सीधे बता देती तो हम दोनों की आधी रात की मेहनत बच जाती। लेकिन अब मामला पहले से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। यहाँ लिखा है कि पुराने बरगद के पास बने खंडर में एक छुपा हुआ कमरा है। उस कमरे की चाबी यही है और वहाँ हमारे परिवार का सच छुपा है। माँ ने ये भी लिखा है कि उस सच से मुखिया हरिदास का संबंध है। बस अब समझ आया कि ये मामला इतना बड़ा क्यों है। अगर सच में मुखिया इसमें शामिल है
तो वो हमें कभी आसानी से सच तक पहुंचने नहीं देगा। मुझे लग रहा है कि हमारी मुसीबत अभी शुरू हुई है। अगली सुबह राधा और कालू पुराने बरगद के पास पहुँचे। वहाँ टूटी हुई दीवारें वाला एक पुराना खंडर खड़ा था। यही वो जगह है जिसका जिक्र माँ ने किया था। इतने सालों तक ये रहस्य यही छुपा रहा और किसी को पता भी नहीं चला। आज मैं हर हाल में सच जान कर रहूंगी। जगह तो ऐसी लग रही है जैसे यहाँ हवा भी डर कर आती हो, लेकिन अब वापस लौटना भी ठीक नहीं होगा। चलो देखते हैं कि आखिर अंदर क्या छुपा है। कुछ देर खोजने के बाद उन्हें टूटी दीवार के पीछे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर भी वही लाल निशान बना हुआ था। माँ ने सच कहा था, ये चाबी इसी दरवाजे की है। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इस दरवाजे के पीछे मेरी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। दरवाजा खुलते ही अंदर एक छोटा छुपा कमरा दिखाई दिया। कमरे में पुराने संदूक, कुछ दस्तावेज और दीवार पर टंगी एक तस्वीर रखी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? इस तस्वीर में मेरी माँ के साथ मुखिया हरिदास भी खड़ा है। माँ और मुखिया एक दूसरे को जानते थे। और देखो, दोनों के बीच में खड़ा ये आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। लगता है असली रहस्य इसी से जुड़ा हुआ है। तभी राधा को एक पुराने दस्तावेज मिला। उसने जल्दी से उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा है कि गांव की सबसे बड़ी जमीन और पुरानी हवेली की असली वारिस मेरी माँ थी, लेकिन कई साल पहले कुछ लोगों ने मिलकर ये संपत्ति हड़प ली थी। इसका मतलब मेरी माँ के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। तो इसलिए मुखिया हमेशा तुम्हें गांव से दूर रखना चाहता था। अगर ये सच लोगों के सामने आ गया तो उसका सम्मान खत्म हो जाएगा। अब मुझे उसकी हर बात पर शक होने लगा है। उसी समय कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों घबराकर चुप हो गए। दरवाजा खुल चुका है। इसका मतलब लड़की सच के काफी करीब पहुंच गई है। अब उसे और ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, वरना इतने सालों का राज खुल जाएगा। ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। कोई हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। हमें सावधान रहना होगा। मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पहले रहस्य था, फिर डायरी मिली और अब हमारा कोई पीछा भी कर रहा है। मामला मेरी समझ से बाहर जा रहा है। तभी कमरे की दीवार के पीछे एक और गुप्त खाने का दरवाजा खुल गया। उसके अंदर एक पत्र रखा था जिस पर लिखा था, राधा, यदि तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो जान लो कि मुखिया हरिदास अकेला दोषी नहीं है। असली विश्वासघाती वही है जिसे तुम अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझती हो। ये कैसे संभव है? अगर मुखिया अकेला दोषी नहीं तो फिर दूसरा व्यक्ति कौन है? क्या मेरे आसपास कोई ऐसा है जिस पर मैं गलत भरोसा कर रही हूँ? मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन अब ये मामला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि शायद वो आदमी अभी भी हमारे बहुत करीब है। छुपे कमरे में मिले पत्र ने राधा और कालू की नींद उड़ा दी थी। दोनों पूरी रात यही सोचते रहे कि आखिर वो दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया। माँ ने हमेशा सिखाया था कि किसी पर आग बंद करके भरोसा मत करना। अब मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। अगर विश्वासघाती मेरे आसपास ही है तो मुझे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। पहले मुझे लगता था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या मुखिया है। अब पता चला कि कहानी में एक और खिलाड़ी छुपा बैठा है। मेरी समझ में तो ये पहेली दिन ब दिन उलझती जा रही है। सदियों बाद लाल मणि फिर से जाग उठी। मैं रक्तासुर हूँ, इस मणि का शापित रक्षक। जिसने भी इसकी शक्ति को जगाया उसे मेरी परीक्षा से गुजरना होगा।
अरे बाप रे, मैं तो समझ रहा था कि रहस्य खत्म हो गया। यहाँ तो नया राक्षस निकल आया। कोई मुझे घर पहुँचा दो। तुम कौन हो और हमारे सामने क्यों आए हो? मैं कभी राक्षस नहीं था, मैं इस विरासत का प्रहरी था, लेकिन लालच और विश्वासघात ने मुझे शापित कर दिया। कई वर्षों से मैं उस सच्चे उत्तराधिकारी का इंतजार कर रहा था जो इस मणि की शक्ति के योग्य हो। अगली सुबह राधा और कालू गोपी काका के पास पहुँचे। उन्हें उम्मीद थी कि गांव के पुराने इतिहास के बारे में गोपी काका को जानते होंगे। मैं कई सालों से एक बोझ अपने दिल पर दबाए बैठा हूँ। उस समय मैं जवान था और मैंने कुछ ऐसी बातें देखी थी जिन्हें कभी भूल नहीं पाया। शायद अब वह सच बताने का समय आ गया है। काका, अगर आप सच जानते हैं तो कृपया मुझसे मत छुपाइए। मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद हुई और मुझे बचपन से अपमान सहना पड़ा। अब मैं किसी भी कीमत पर पूरा सच जानना चाहती हूँ। कई साल पहले तुम्हारी माँ गांव की सबसे सम्मानित महिला थी। उनके पास पुरानी हवेली और बड़ी जमीन का अधिकार था, लेकिन कुछ लालची लोगों ने मिलकर उनसे सब कुछ छीन लिया। तो डायरी में जो लिखा था वो सच था? मतलब ये सारा खेल संपत्ति और लालच का था। मैं तो सोच रहा था कोई जादुई रहस्य होगा। उस साजिश का नेतृत्व मुखिया जी हरिदास ने किया था। उसने गांव वालों को झूठी बातें बताकर तुम्हारी माँ को बदनाम किया, फिर नकली दस्तावेज बनाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली। तो मेरी माँ निर्दोष थी और उन्हें जानबूझकर बदनाम किया गया। इतने सालों तक गांव वाले झूठ को सच मानते रहे। ये सोचकर ही मेरा दिल टूट रहा है। तभी जंगल की दिशा में लाल मणि चमकने लगी। राधा को लगा जैसे कोई उसे पुराने बरगद की ओर बुला रहा हो। ये मणि फिर से चमक रही है। ऐसा पहले भी हुआ था जब मुझे कोई महत्वपूर्ण बात पता चलने वाली थी। मुझे लगता है कि भैरव बाबा मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं। जब भी ये मणि चमकती है उसके बाद कोई बड़ा रहस्य निकलता है। फिर भी अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। डर तो लग रहा है, लेकिन उत्सुकता उससे ज्यादा है। दोनों पुराने बरगद के पास पहुँचे। वहाँ भैरव बाबा पहले से खड़े थे और उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। राधा, अब समय आ गया है कि तुम मुखिया का सबसे बड़ा पाप जानो, लेकिन जो सच तुम देखने वाली हो उसके लिए तुम्हें मजबूत बनना होगा, क्योंकि यह सच तुम्हारे दिल को झकझोर देगा। मैंने बचपन से दुख ही देखा है बाबा। अब मुझे किसी भी सच्चाई से डर नहीं लगता। चाहे सच कितना भी कड़वा हो, मैं उसे जानना चाहती हूँ। तो इस मणि की रोशनी में अतीत को देखो। जो दृश्य दिखाई देंगे वही असली इतिहास है। ध्यान से देखना और कुछ भी भूलना मत। लाल मणि की चमक अचानक बढ़ गई। उसके भीतर से कई पुराने दृश्य दिखाई देने लगे। ये संपत्ति मेरे परिवार की धरोहर है और मैं इसे किसी लालची आदमी को नहीं दूंगी। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाई सहनी पड़े, मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगी। अन्याय के सामने झुकना मेरे स्वभाव में नहीं है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। गांव वाले वही मानेंगे जो मैं उन्हें बताऊंगा। तुम्हारी सच्चाई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। दृश्य बदल गया। अब राधा की माँ रो रही थी और कुछ लोग उनके घर के कागज छीन रहे थे। ये सब मेरी माँ के साथ हुआ और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उन्होंने अकेले इतना सहा है। अब मुझे समझ आ रहा है कि उन्होंने डायरी में इतना दर्द क्यों लिखा था। सच में बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। जिसने भी ये किया उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलना चाहिए। अब मैं भी ये लड़ाई अंत तक लड़ूंगा। तभी
मणि के भीतर आखिर दृश्य दिखाई दिया। ये देखकर राधा और कालू दोनों स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? उस रात मुखिया के साथ एक और आदमी था। वही आदमी सारे दस्तावेज बदल रहा था। अरे ये चेहरा तो मैं पहचानता हूँ। ये कोई अनजान व्यक्ति नहीं है, ये तो वही आदमी है जिस पर पूरे गांव को भरोसा है। यही वह असली विश्वासघाती है जिसका जिक्र पत्र में था। उसने दोस्त बनकर तुम्हारे परिवार को धोखा दिया और आज तक वह खुद को निर्दोष साबित करता रहा है। बाबा, उसका नाम बताइए, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। आखिर वो आदमी कौन है? वह व्यक्ति कोई और नहीं, गोपी काका है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। गोपी काका ने हमेशा मेरी मदद की है। उन्होंने ही तो हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। अगर ये सच है तो हम इतने दिनों से गलत आदमी पर भरोसा करते रहे। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसी समय पीछे से ताली बजने की आवाज आई। राधा और कालू ने मुड़कर देखा तो गोपी काका वही खड़े थे। आखिरकार तुम सच तक पहुंच ही गई राधा। मुझे उम्मीद थी कि यह दिन कभी ना कभी आएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी जल्दी सब जान जाओ। काका, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं आपको अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझती थी। आपने मेरी माँ को धोखा देने वाला का साथ क्यों दिया? मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती की थी। मुखिया ने मुझे धन और सम्मान का लालच दिया था। उसी लालच ने मुझे अंधा बना दिया और मैं सच का साथ छोड़ बैठा। अब पछतावे का कोई फायदा नहीं गोपी। इतने सालों तक हमारा राज छुपा रहा और अब भी छुपा रह सकता है। बस राधा को आगे बढ़ने से रोकना होगा। क्यों काका, क्यों? अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरी माँ का सच दुनिया के सामने आएगा और जिन्होंने अन्याय किया है उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम जीत जाओगी? तुम्हें तो अभी अपनी असली विरासत और भैरव बाबा का सच भी नहीं पता। जब वह सच्चाई सामने आएगी तब तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मुखिया ने ये कहकर एक पुराना कागज राधा की ओर फेंका। कागज पर कुछ शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़ते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे संभव है? इसमें लिखा है कि भैरव बाबा कोई साधारण साधु नहीं है। उनका मेरी माँ और मेरी विरासत से सीधा संबंध है। हैं? अगर ये सब सच है तो अब तक हमने जो कुछ देखा उसका तो मतलब ही बदल जाएगा। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। मुखिया द्वारा फेंका गया कागज राधा के हाथ में कांप रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और सभी की नजरें उस रहस्य पर टिकी थी जो इतने वर्षों से छुपा आ रहा था। मैं अब और पहेलियां नहीं सुन सकती। मेरी माँ का सच सामने आ चुका है। गोपी काका की गलती भी सबके सामने है। अब मुझे जानना ही होगा कि भैरव बाबा का मुझसे क्या संबंध है। जिस आदमी को तुम अपना रक्षक समझ रही हो वही इस पूरे रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी है। अगर उसकी असलियत गांव वालों को पता चल गई तो शायद कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। आज वह सच सबके सामने आएगा। मुझे तो अब समझ ही नहीं आ रहा कि कौन अच्छा है कौन बुरा। हर थोड़ी देर में नया रहस्य निकल आता है। लेकिन इतना तय है कि आज कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला है। तभी लाल मणि पहले से कहीं अधिक चमकने लगी। तेज हवाएं चलने लगी और पुराने बरगद के पास भैरव बाबा प्रकट हो गए। अब सच्चाई छुपाने का कोई कारण नहीं बचा है। राधा, जिस उत्तर की तलाश तुम इतने दिनों से कर रही हो वह आज तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन पहले तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी होगी। बाबा, आपने हर कदम पर मेरी मदद की है। जब पूरा गांव मुझे मनहूस कह रहा था तब आपने मुझ पर भरोसा किया।
कृपया आप मुझसे और कुछ मत छुपाइए। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था बेटी। मैं केवल सही समय का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ समय से पहले सामने आ जाए तो उनका बोझ बहुत भारी हो जाता है। भैरव बाबा ने लालमणि को आकाश की ओर उठाया। अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरी बेटी को बचा लेना। वो इस विरासत की अंतिम उत्तराधिकारी है और कोई लालची लोग उसके पीछे पड़ सकते हैं। मैं उस पर कोई खतरा नहीं आने देना चाहती। मैं वचन देता हूँ कि चाहे मुझे अपना जीवन क्यों ना बदलना पड़े, मैं राधा की रक्षा करूंगा जब तक वह अपने अधिकार और अपनी पहचान तक नहीं पहुंच जाती। मैं उसकी छाया बनकर उसके साथ रहूंगा। कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। ये युवक कौन है? उसकी आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे पहले भी सुन चुकी हूँ। उसी क्षण उसके भीतर एक पुराना दृश्य दिखाई देने लगा। अचानक दृश्य समाप्त हो गया। भैरव बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और उनके चारों ओर लाल प्रकाश फैलने लगा। अरे बाप रे, ये तो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि अब कोई बड़ा रहस्य खुलने वाला है। मेरी धड़कन तो वैसे ही भागी जा रही है। राधा, मैं कोई मायावी राक्षस नहीं हूँ जैसा लोग समझते हैं। वर्षों पहले लोगों ने मुझे झूठ और डर की कहानियों में राक्षस बना दिया था, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हारे परिवार का रक्षक हूँ। तो आपने मेरी मदद इसलिए की क्योंकि आप मेरी माँ को जानते थे। आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा जबकि दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था। अब मुझे समझ आ रहा है कि आप हमेशा मेरे पास क्यों पहुँच जाते थे। तुम्हारी माँ ने मुझ पर भरोसा किया था। मैंने उनसे वादा किया था कि एक दिन तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलाऊंगा। उसी वादे को निभाने के लिए मैं इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। चाहे तुम कितनी भी भावुक बातें कर लो, इससे सच नहीं बदलेगा। गांव की जमीन और हवेली अब मेरी है। इतने सालों बाद कोई पुरानी कहानी मुझे दोषी साबित नहीं कर सकती। कहानी नहीं, सबूत बोलेंगे मुखिया जी। मेरी माँ की डायरी, पुराने दस्तावेज और तुम्हारे अपराध अब छुप नहीं सकते। तुमने झूठ के सहारे जो पाया था वो अब वापस लेना होगा। राधा, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया था, लेकिन अब मैं अपने किए की सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं पंचायत के सामने पूरा सच बताऊंगा और मुखिया के हर झूठ का पर्दाफाश करूंगा। गोपी, अगर तुमने मुंह खोला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतने वर्षों की मेहनत और शक्ति एक पल में मिट जाएगी। सोच लो कि तुम क्या करने जा रही हो। मुझे अपने लालच पर शर्म आती है। मैंने वर्षों तक डर के कारण चुप्पी रखी, लेकिन अब मैं और झूठ का साथ नहीं दूंगा। अगले दिन पूरे गांव की पंचायत बुलाई गई। गांव वाले चौक में जमा थे और हर कोई इस रहस्य का अंत जानना चाहता था। वर्षों पहले मुखिया ने राधा की माँ के खिलाफ झूठ फैलाया था। मैंने भी लालच में आकर उसका साथ दिया और नकली दस्तावेज बनाने में मदद की। आज मैं सबके सामने अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो राधा कभी मनहूस थी ही नहीं। हम इतने वर्षों तक झूठ पर भरोसा करते रहे। हमने एक निर्दोष लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यह सब झूठ है। यह लोग मिलकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं। मैं गांव का सम्मानित मुखिया हूँ और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम निर्दोष हो तो इन दस्तावेजों का जवाब दो। ये वही कागज है जिन पर तुम्हारी चालाकी के निशान मौजूद है। अब सच को दबाना संभव नहीं है।
पंचायत ने सभी सबूत देखे गए और मुखिया का झूठ सबके सामने खुल गया। वर्षों से छुपा हुआ अपराध आखिरकार उजागर हो चुका था। हरिदास, तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया और एक परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज से तुम्हें मुखिया के पद से हटाया जाता है। गांव अब तुम्हारे झूठ के सहारे नहीं चलेगा। मैंने लालच में आकर सब कुछ खो दिया। मुझे लगा था कि सच कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार मेरे कर्मों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं किसी से बदला नहीं चाहती। मुझे केवल अपना सम्मान और अपनी माँ का नाम वापस चाहिए था। आज ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों का बोझ मेरे दिल से उतर गया है। राधा, हमने तुम्हें गलत समझा और हमें बहुत दुख है। अगर संभव हो तो हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय को कभी नहीं भूलेंगे। सच्ची माफी वही होती है जो दिल से निकले। मैं पुरानी नफरत को पकड़े नहीं रहना चाहती। अब हम सब मिलकर एक नया अध्याय शुरू करेंगे। सूर्यास्त के समय राधा पुराने बरगद के पास पहुंची। भैरव बाबा वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। बाबा, अगर आप मेरे जीवन में नहीं आते तो शायद मैं कभी सच तक नहीं पहुंच पाती। आपने मुझे मेरी पहचान, मेरा सम्मान और मेरी विरासत वापस दिलाई है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। बेटी, मैंने केवल अपना वचन निभाया है। असली जीत तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे विश्वास की है। जो व्यक्ति सच का साथ नहीं छोड़ता, अंत में जीत उसी की होती है। और मेरी बहादुरी का मत भूलना। अगर मैं डर डर के भी साथ ना चलता तो इतने रहस्य कौन खोलता। हालांकि सच कहूँ तो आज भी जंगल में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। कालू भैया, आपकी बातें हमेशा डर को भी हंसी में बदल देती है। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। आप भी मेरी इस जीत का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब मेरा काम पूरा हो चुका है। तुम्हारी माँ का सपना पूरा हुआ और तुम्हारा अधिकार मिल गया। इसलिए अब मुझे जाना होगा। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइए ना। इतने दिनों बाद मुझे अपना परिवार मिला है। मैं आपको फिर से खोना नहीं चाहती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बेटी। जब भी तुम सच, न्याय और अच्छाई के रास्ते पर चलोगी, समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही मेरी आखिरी सीख और आशीर्वाद है। ये कहकर भैरव बाबा धीरे धीरे लाल प्रकाश में विलीन हो गए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि खुशी और गर्व के आंसू थे। माँ, आपका सपना पूरा हो गया। सच जीत गया, झूठ हार गया और मुझे मेरा परिवार भी मिल गया। मैं हमेशा आपकी सीख और भैरव बाबा के विश्वास को याद रखूंगी। पूरे गांव में फिर से खुशियां लौट आई। राधा को उसका सम्मान और विरासत मिल गई। मुखिया को उसके कर्मों की सजा मिली और भैरव बाबा की कहानी गांव में न्याय और विश्वास की मिसाल बन गई। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो जल्दी से टेक वन टूल्स को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा